बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन डेनुडेशन होता है। इसके अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन की सम्मिलित क्रिया शामिल होती है। अपक्षय में स्थैतिक क्रिया होती है, जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। अपक्षय वेदरिंग चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, फूटने एवं विखंडित होने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। जैसे ही चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी कारकों से प्रभावित होते हैं, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकार में बांटा जाता है। ई भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। ई ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विघटन। ई तुषार चीरण अर्थात चट्टानों में जल प्रवेश, एक घर्षण, आइव दबाव। आर रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ई कार्बनीकरण कार्बोनेशन। ई जलयोजन हाइड्रेशन। सैन प्राणीवर्गीय अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। आई वानस्पतिक प्लांट्स अपक्षय। ए जैविक एनिमल अपक्षय। ए मानवीय क्रियाएं ह्यूमन एक्टिविटीज। भौतिक अपक्षय को विघटन डिसइंटीग्रेशन एवं रासायनिक अपक्षय को वियोजन डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भागों में रासायनिक अपक्षय होता है, जबकि उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में भौतिक अपक्षय होता है। अपर्दन इरोजन अपक्षयित पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है। वे सभी क्रियाएं जो धरातल को सामान्य तल पर लाने का प्रयास करती हैं, उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं कहते हैं। बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपर्दन को निम्नीकरण डेग्रेडेशन कहते हैं। धरातल के निचले भागों को भरकर ऊंचा करना अधिवृद्धि अग्राडेशन कहलाती है। अपर्दन के अंतर्गत प्रमुख प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। ई अपघर्षण आब्रासियोन, जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है, तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण को अपघर्षण कहते हैं। 2 सन्निघर्षण अट्रिशन, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। 3 घोलन या संक्षारण कॉरोशन, घुलनशील चट्टानों जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का जलक्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग होना संक्षारण कहलाता है। यह भूमिगत जल एवं बहते जल द्वारा होता है। इससे कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स जलगति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन, जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूटकर अलग हो जाती हैं, तो उसे जलगति क्रिया कहते हैं। यह सागरीय तरंगों एवं नदी द्वारा होती है। वो जलदाब क्रिया वाटर प्रेशर, जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है, तो उसे जलदाब क्रिया कहा जाता है। यह मुख्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होती है। लौक उत्पाटन प्लकिंग, यह हिमानियों द्वारा होती है। यह अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को ही उत्पाटन कहा जाता है। 7 अपवहन डिफ्लेशन, यह पवन के द्वारा शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ने की क्रिया है। अपर्दन चक्र बहिर्जात व अंतर्जात बलों का सम्मिलित परिणाम होता है। अंतर्जात बल पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। धरातलीय उत्थान द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियां एवं धरातलीय अवतलन द्वारा झील, खायां, गर्त आदि का निर्माण होता है। जैसे ही धरातल में उत्थान द्वारा विषमताओं का सृजन होता है, बहिर्जात बल समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप
विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भशास्त्री जेम्स हटन ने भू आकृतियों के संदर्भ में एकरूपतावाद की अवधारणा दी तथा बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। उन्होंने कहा कि न आदि का पता है और न अंत का भविष्य। उनकी एकरूपतावादी संकल्पना को उनके शिष्यों जॉन प्लेफेयर व सर चार्ल्स लियल ने आगे बढ़ाया। संयुक्त राज्य अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति के निर्माण व विकास का एक ऐतिहासिक क्रम होता है, जिसके अंतर्गत उसे तरुण, यंग, प्रौढ़, मेचर एवं जीर्ण, ओल्ड अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी इस विचारधारा पर डार्विन के जैविक विकासवादी अवधारणा का प्रभाव है। डेविस ने बताया कि स्थलाकृतियां चट्टानों की संरचना, अपरदन के प्रक्रमों व समय की अवधि या विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती हैं। इसे डेविस का त्रिकट, ट्रायो ऑफ डेविस भी कहा जाता है। डेविस के अनुसार अपरदन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपरदन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक संप्राय मैदान, पेनिप्लेन में बदल जाता है तथा इसमें कहीं कहीं थोड़े उठे हुए भाग मोनाडनॉक के रूप में शेष बचे रहते हैं। जर्मनी के वॉल्टर पेंक ने अपने भू आकृतिक चक्र में डेविस के त्वरित व अल्पावधि उत्थान की अवधारणा की आलोचना की है तथा उनकी अवस्था संकल्पना की आलोचना करते हुए उन्होंने बताया है कि स्थलाकृतियां उत्थान एवं निम्नीकरण की दर तथा दोनों की प्रावस्थाओं के परस्पर संबंधों का प्रतिफल होती है। उन्होंने उठते हुए स्थलखंड का नाम प्राइमारम्फ रखा तथा अपरदन के प्रक्रम से गुजरने के बाद स्थलाकृति का अंतिम परिणाम संप्राय मैदान के बदले इंडुम्फ को बताया। L.C. किंग ने अर्धशुष्क प्रदेशों के लिए पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना दी है। अपरदन के प्रक्रम, इसके अंतर्गत बहता जल, नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी, परिहिमानी तथा पवन आते हैं। अपरदन के प्रक्रम दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। 1. अपरदनात्मक स्थलाकृति। 2. निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। नदी, बहता जल। कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है, वह स्थान प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी, रिवर बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया कहलाती है। एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है, उसे जल विभाजक, वाटरशेड और डिवाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी और इसके उत्तर की उच्च भूमि सिंधु व गंगा द्रोणियों को अलग करने के कारण जल विभाजक का कार्य करती है। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप निम्न है। आर. जलप्रपात व क्षिप्रिका। वाटरफॉल्स, रैपिड्स। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से तीव्र वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसका निर्माण चट्टानी संरचना में विषमता के कारण असमान अपरदन, भूखंड में उत्थान, भ्रंश कगारों के निर्माण आदि के कारण होता है। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात और दक्षिणी अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात इसके उदाहरण हैं। भारत में कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात 260 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर तथा सुवर्णरखा नदी का हुंडरू जलप्रपात 97 मीटर अपने प्राकृतिक भू दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। क्षिप्रिका की ऊंचाई जलप्रपात से कम होती है। सैन, जलोढ़ शंकु, अलुवियल कोन। जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, जिससे नदी के वेग में अचानक कमी आ जाती है एवं परिवहन शक्ति कम हो जाती है तथा चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं तथा उनसे बनी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है। विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने से भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख, अलुवियल फैंस। पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, अतः इनसे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है
जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद, मैदान या तराई प्रदेश का निर्माण होता है। वू नदी विसर्प, मिएंडर्स प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज में नदियों सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती है। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बेंड्स बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प, रिवर मिएंडर्स कहा जाता है। लियो गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है, तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील या छाड़न झील कहलाता है। तटबंध, लेवीज। आगे बढ़ने के दौरान नदियां अपर्दन के साथ साथ बड़े बड़े अवसादों का किनारों पर निक्षेपण भी करती जाती है, जिससे किनारे पर बांधनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन। जब नदी की परिवहन क्षमता बहुत कम हो जाती है तो अत्यधिक अवसादों का निक्षेपण करने लगती है। फलस्वरूप अपने तल पर ही अवसादों का निक्षेपण करने के कारण उसकी धारा तक अवरुद्ध हो जाती है तथा उसका जल आस पास के मैदानों में फैल जाता है। इस समतल व चौरस मैदान को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नए अवसादों का जमाव होता रहता है। डेल्टा निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की न्यूनता व अवसादों की अधिकता के कारण नदी की परिवहन क्षमता कम होने लगती है तथा वह अवसादों का जमाव करने लगती है। इससे डेल्टानुमा 4 आकृति बनती है। डेल्टा के प्रकार एवं उसके उदाहरण चापाकार डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा, नील नदी एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, बर्डफुट डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, ज्वारंदमुखी डेल्टा, एस्टुआरीन डेल्टा। भारत में नर्मदा व ताप्ती का डेल्टा, द्रुमाकृतिक वृक्षाकार डेल्टा, कसपाटे डेल्टा, एब्रो डेल्टा। भूमिगत जल एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियां। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इनसे निर्मित स्थलाकृति को कार्स्ट स्थलाकृति कहते हैं, जो युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। भूमिगत जल का अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक कार्य नदी, हिमानी, सागरीय लहरों अथवा पवन के कार्यों जितना तीव्र होता। भूमिगत जल के प्रभाव के लिए कुछ जरूरी शर्तें निम्नलिखित हैं। 1. चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें। 2. पर्याप्त स्थलाकृतिक उच्चावच। 3. पर्याप्त वर्षा क्षेत्र। 4. घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप निम्न है। 8. लैपीज घुलनक्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा पतली शिखरिकाओं वाली हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को क्लिंट या लैपीज कहते हैं। 2. घोलरंध्र सिंकहोल्स। जल की घुलन क्रिया के कारण सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है, जिसे घोल रंध्र कहते हैं। गहरे घोल रंध्रों को विलयन रंध्र कहते हैं। विस्तृत आकार वाले घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं, जो कई घोल रंध्रों के मिलने से बनता है। जब कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा आकार धारण कर लेते हैं तो उसे युवाला की संज्ञा दी जाती है। पोलिये या पोलजे युवाला से बड़ी स्थलाकृति है। विश्व में सबसे बड़ा पोलजे बाल्कन क्षेत्र का लिवनो पोलजे है। सैन, कंदरा, कैवर्न्स भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। इनका निर्माण घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होता है। ये ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होती है तथा इनके अंदर निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है, जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टैलेग्माइट कहलाता है। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ केव पिलर्स का निर्माण होता है।
4. अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। कार्स्ट प्रदेशों में नदियों का जल विलयन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है तथा नदियों की आगे की घाटी शुष्क रह जाती है, जिसे शुष्क घाटी कहते हैं, जबकि घाटी के पिछले भाग को अंधी घाटी कहा जाता है। वू टेरा रोसा। टेरा रोसा, जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो सतह के ऊपरी मिट्टी की एक पतली परत का विकास होता है, जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इस मिट्टी में क्ले, चूना एवं लोहा की प्रधानता होती है। सागरीय जल, सी वाटर। सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। इनमें सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग तथा सुनामी शामिल है। इन सब में सागरीय लहरों का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल रूप निम्न है। ई तटीय कगार या भृगु, कोस्टल क्लिफ्स। जब समुद्र तट बिल्कुल खड़ा हो तो उसे क्लिफ या भृगु कहते हैं। आर तटीय कंदरा, कोस्टल केव्स। तटीय चट्टानों के बीच में जहां संधियां, भ्रंश व कमजोर चट्टान मिलते हैं, वहां सागरीय तरंगें तेजी से अपर्दन करती हैं, जिससे वहां तटीय कंदरा का निर्माण होता है। सैंड स्टैक। स्टैक कंदराओं के मिलने से बने प्राकृतिक मेहराबों की प्रकृति अस्थायी होती है। इस मेहराब के ध्वस्त होने के बाद चट्टान का जो भाग समुद्र जल में स्तंभ के समान शेष रह जाता है, स्टैक कहलाता है। पुलीन बीच। तटीय भागों में उच्च ज्वार और समुद्री तट रेखा के मध्य बालू, बजरी, गोलाश्म आदि पदार्थों के अस्थायी जमाव से बनी स्थलाकृति को पुलीन कहते हैं। वो रोधिका, बार्स। तरंगों और धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहते हैं। जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर एवं तट के प्रायः समानांतर होती है तो उन्हें अपतट रोधिका कहते हैं। जब किसी द्वीप के चारों ओर अपरदित पदार्थों के जमाव से रोधिका का निर्माण होता है तो वह लूप रोधिका कहलाती है। 6 संयोजक रोधिका, कनेक्टिंग बार्स। दो सुदूरवर्ती तटों अथवा किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। जब इसके दोनों छोर स्थल भाग से मिल जाते हैं तो उनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में समुद्री खारे जल वाली लैगून झील, लगून लेक, का निर्माण हो जाता है। भारत में इसका उदाहरण ओडिशा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील तथा केरल की वेम्बानड झील है। तट से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका टोम्बोलो कहलाती है। 7 तट रेखा, कोस्ट लाइन। समुद्र तट और समुद्री किनारे के मध्य की सीमा रेखा को तट रेखा कहते हैं। यह रेखा समुद्र की ओर समुद्र तट का निर्माण करती है। समुद्री तरंगों द्वारा तट रेखा में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। समुद्री तट पर अधिक अवरोधी चट्टानों से अंतरीप, कैप तथा कम अवरोधी चट्टानों से खाड़ियों, गल्फ एंड बेज, का निर्माण होता है। तट रेखाओं के निम्न मुख्य प्रकार हैं। ई फ्योर्ड तट, किसी हिमानीकृत उच्चभूमि के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का सुंदर उदाहरण है। ईरिया तट, नदियों द्वारा अपर्दित उच्चभूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ये आकार की घाटी तथा ढलुए किनारे वाली होती है। इनकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का अच्छा उदाहरण है। ई डॉल्मेशियन तट, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ईव हैफा तट या निमग्न निम्न भूमि का तट, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को निमग्न निम्न भूमि का तट कहते हैं। यह तट कटा फटा नहीं होता तथा इस पर घाटियों का अभाव पाया जाता है। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट
हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। वी निर्गत समुद्र तट स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ और मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का अच्छा उदाहरण है। हिमानी ग्लेशियर्स पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती, हिमरेखा कहलाती है। हिमरेखा में तुके अनुरूप परिवर्तन भी देखे जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में यह प्रायः समुद्र तल के बराबर ही पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर हिमरेखा की ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि हिमालय पर यह 3,500 मीटर है। हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियां लंबी तथा तंग होती है क्योंकि वे किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती है। इन्हें घाटी हिमानी वैली ग्लेशियर कहते हैं। भारतीय हिमनदों में सबसे बड़ी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित सियाचिन हिमनद है जो 72 किलोमीटर लंबी है। जब हिमावरण आस पास की निम्न भूमि पर फैल जाता है तो वह महाद्वीपीय हिमानी कहलाता है। बर्फ से ढोंकी ऊंची पर्वत चोटियां जिससे हिमनद निकलती है हिमछत्रक आइस कैप कहलाती है। पठार पर जमी बर्फ की चट्टानें हिमचादर आइस शीट कहलाती हैं, जबकि पानी में तैर रही बर्फ की सिल्ली हिमशैल आइसबर्ग कहलाती है। हिमानी या हिमनद द्वारा धरातलीय उच्चावच में परिवर्तन कार्य मुख्यतः दो रूपों में संपन्न होता है, उत्पाटन व अपघर्षण। हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप निम्न है। एक ऊ आकार की घाटी पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपर्दन से ऊ आकार की घाटी का निर्माण होता है। दो निलंबित या लटकती घाटी हैंगिंग वैली जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक हिमनद घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। तीन हिमगहवार या सर्क जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियां हटती हैं तो वहां आराम कुर्सी की तरह की आकृति बनती है जिसे सर्क कहते हैं। चार आरेत किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है जिसे अरेत कहते हैं। गिरी श्रृंग या हॉर्न जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बनने लगते हैं तो बीच का नुकीला शीर्ष हॉर्न कहलाता है। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न विश्व प्रसिद्ध है। छह नुनाटक किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बाद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले नुनाटक कहलाते हैं। 7 भेड़शिला रोशमोतोन हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में आती है तो हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है तथा चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसे मंद व चिकना कर देती है, किंतु विपरीत दिशा की ढाल जिस पर हिमानी उतरती है को तोड़ फोड़ कर अधिक तीव्र उबड़ खाबड़ ढाल बना देती है। ऐसे चट्टानी टीले दूर से देखने पर भेड़ के पीठ के समान दिखते हैं, अतः इन्हें भेड़शिला कहते हैं। 8 हिमोड़ मोरेन्स हिमानियों द्वारा अपर्दित व परिवहित पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ कहलाता है। यह प्रायः उन्हीं स्थानों पर होता है जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती है। 9 ड्रमलिन्स जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टे हुए नौका के समान होता है। अपक्षेप मैदान आउटवॉश प्लेन हिमानी के पिघलने पर बने हिमजल के प्रवाहित होने से हिमोड़ एक चादर की भांति काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तृत हो जाते हैं। इन्हीं मैदानों को अपक्षेप मैदान कहते हैं।
इस मैदान में धाराओं द्वारा निर्मित शिलाखंडों की तहों वाली टेढ़ी मेढ़ी कगारें एस्कर कहलाती है। केम, केटल व हम्मक अवक्षेप मैदान के अन्य प्रमुख स्थल रूप हैं। परिहिमानी ये ध्रुवीय व उपध्रुवीय प्रदेशों में सतही हिमानी के द्वारा होता है। इनमें तुषार अपक्षय, कंजली फ्रैक्शन, मृदा सर्पण, सोलिफ्लक्शन व मृदाउत्क्षेपण जैसी क्रियाएं देखी जाती हैं। पिंगो, पल्सा, थर्मोकास्ट, हम्पक, गिरिका, तुषार क्लिफ, तुषार बहुभुज व अंतर्वलन इसके द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां है। पेल्टियर ने परिहिमानी चक्र का प्रतिपादन किया है। पवन, विंड, शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन है, क्योंकि यहां वर्षा नाम मात्र की होती है तथा आर्द्रता और वनस्पति के अभाव में मिट्टी के कण ढीले रहते हैं। यहां पवन को यांत्रिक अपक्षय से बहुत मदद मिलती है। ऊंचाई पर पवन द्वारा कटाव कम और भूतल के निकट अधिक होता है, क्योंकि बालू के कण अधिक ऊंचे नहीं उठ पाते। इसका अपर्दनात्मक कार्य मुख्यतः भौतिक ही होता है, जो अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा अपवहन के रूप में किया जाता है। पवन द्वारा निर्मित स्थलरूप निम्न है। एक वात गर्त या अपवाह बेसिन, ब्लोआउट। पवन के अपवहन कार्य द्वारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है, जो क्रमशः बढ़कर बड़ा आकार धारण कर लेते हैं। इन्हीं गर्तों को वात गर्त कहा जाता है। दो छत्रक शैल या गारा, मशरूम रॉक और गारा, यह पवन के अपघर्षण से बनी वह स्थलाकृति है जो कुकुरमुत्ते जैसी लगती है। चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। 3 जूजेन, जुइगन, यह दावातनुमा आकृति है जिसका निर्माण वहां होता है जहां मुलायम और कड़ी चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती हैं। चट्टान की दरारों में ओस भरने और रात में तापमान कम होने से मुलायम चट्टानों का अपर्दन होने लगता है। कठोर चट्टानी भाग टोपी की भांति नजर आता है। इन्हें ही ज्यूजेन कहते हैं। 4 याडांग, कड़ी और मुलायम चट्टानों की परतें जब पवन की प्रवाह दिशा में होती है तो कड़ी चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानें अधिक कटने लगती है तथा वहां नालीनुमा गड्ढे बन जाते हैं। इसे ही यारडांग कहा जाता है। 5 गुंबदाकार टीला, इंसलबर्ग, पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जब चट्टानी भाग कट छंटकर समतल हो जाता है तथा यत्र तत्र कड़े चट्टान टीले के रूप में उभरे रह जाते हैं तो उन्हें इंसेलबर्ग नाम दिया जाता है। 6 ड्राइकांटर, भूमि पर बिछे कठोर चट्टानी टुकड़ों पर बालूयुक्त हवा की चोट पड़ने से उनका आकार घिसकर चिकना व तिकोना हो जाता है। ये तिकोने टुकड़े ही ड्राइकेंटर कहलाते हैं। 7 जालीदार शिला, स्टोन लैटिस, जब तीव्र गति से चलने वाली पवन के मार्ग में विविधतापूर्ण संरचना वाली चट्टान उपस्थित होती है तो उसके कोमल भागों को काटकर वायु आर पार प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह चट्टान जाली के समान दिखाई पड़ने लगता है। 8 बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये पवन की दिशा में खिसकते या स्थानांतरित होते रहते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है जिसके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीली सींग जैसी आकृति निकली रहती है। लूनेट, व्हेलबैक स्तूप, तारा स्तूप, सीफ आदि भी बालू का स्तूपों के विभिन्न प्रकार है। 9 लोएस, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के वृहत निक्षेप को लोएस कहते हैं। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। चीन के उत्तरी मैदान में लोएस मिट्टी मिलती है जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई है। ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। 10 पेडिमेंट, मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत, पठार या इंसेलबर्ग के पादीय प्रदेशों, फुटहिल रीजन्स में मिलने वाले सामान्य ढालयुक्त अपर्दित शैल सतह वाले मैदान को पीडमेंट कहा जाता है।
11 प्लाया। प्लाया मरुस्थल की अंतः प्रवाहित नदियां वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं, जिन्हें प्लाया कहते हैं। खारे जल के प्लाया को सैलिनास कहते हैं। 12 बजादा या बहादा, बाझादा। इसका निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारों पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है।